हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ लॉ। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के बारे में। सेक्शन 5 बात करता है एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस। सिंपल सी लाइन लिखी हुई है, प्रिस्क्राइब पीरियड कुछ केसेस में बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं वो कौन से केसेस हैं जिसमें आपका प्रिस्क्राइब पीरियड बढ़ रहा है। हम एक्ट की लैंग्वेज को पढ़ते हैं। देखिए, एनी अपील और एनी एप्लीकेशन other than an application under any of the provisions of Order 21 of the CPC 1908 may be admitted after the prescribed period if the appellant or the applicant satisfy the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period. बेसिकली बीएड की लैंग्वेज लिखी हुई तो फर्स्ट टाइम में तो समझ में आनी नहीं है, सब आती ही नहीं क्लियर। सो हम इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं बीएड की लैंग्वेज को, फिर हम समझते हैं। देखिए, एनी अपील और एनी एप्लीकेशन, ये सेक्शन 5 अपील और एप्लीकेशन पर एप्लीकेबल होता है। बीच की हम लाइन को छोड़ देते हैं। देखिए, मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड, ये आपका जो अपील और एप्लीकेशन आफ्टर हम प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद करते हैं तो आपकी ये एडमिट कर ली जाएगी, मे बी एडमिटेड कर ली जाएगी। हो सकता है नहीं भी एडमिट करे, क्योंकि मे वर्ड यूज़ किया गया तो यहाँ पर कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है, उसको वो अलाउड करे कि नहीं करे। इफ़ द अपीलेंट और द एप्लीकेंट, अपीलेंट वर्ड यूज़ किया गया है जो आपका अपील फाइल कर रहा है, और एप्लीकेंट वर्ड यूज़ किया गया है जो आपका एप्लीकेशन फाइल कर रहा है। देखिए आगे की लाइन, सेटिस्फाई द कोर्ट दैट इज सफिशिएंट कॉज। अगर वो सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट को, उसका एक सफिशिएंट कॉज है। अब सफिशिएंट कॉज एक क्या है, वैसे तो हमारे ये सेक्शन आपके बे एक्ट में बताया नहीं है आपका सफिशिएंट कॉज क्या है। इसको हम थोड़ा जनरल से समझते हैं। देखिए, सफिशिएंट कॉज मतलब हो गया कोई कॉज हो गया जो कि वो पार्टी के बियॉन्ड था कंट्रोल में, उसको वो कंट्रोल ही नहीं कर सकता था। लाइक वो बीमार हो गया, हो सकता है कोरोना हो गया उसको, हो सकता है वो जेल में बंद था, तो कुछ कोई भी रीज़न होता है, वो अगर सफिशिएंट कॉज बताता है कोर्ट को फॉर नॉट प्रिफरिंग द अपील और मेकिंग द एप्लीकेशन विद इन सच पीरियड। सच पीरियड ये आपका वही है आपका प्रिस्क्राइब पीरियड। ये तो ये बात होती है। सो अब हमें पता चल गया अपील और एप्लीकेशन पर एप्लीकेबल होता है। वापस हम बीएड की लैंग्वेज को देखते हैं। देखिए, other than an application under any of the provisions of Order 21 of the CPC 1908, या आपके ऑर्डर 21 ऑफ द CPC पर आपका सेक्शन 5 आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। अब ऑर्डर 21 क्या है आपका एक्सिक्यूशन एप्लीकेशन, उस पर आपका एप्लीकेबल नहीं होता। फिर से हम पढ़ते हैं। देखिए, एनी अपील और एनी एप्लीकेशन other than application under any of the provisions of Order 21 of the CPC, इस पर एप्लीकेबल नहीं होता, खाली अपील और एप्लीकेशन पर एप्लीकेबल होता है। मे बी एडमिटेड, उसको एडमिटेड किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड इफ द अपीलेंट और द एप्लीकेंट सेटिस्फाई द कोर्ट दैट ही हैज सफिशिएंट कॉज था उसके पास फॉर नॉट प्रिफरिंग द अपील और मेकिंग द एप्लीकेशन विद इन सच पीरियड। ये तो ये बात हो गई। हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, the fact that the appellant or the applicant was misled by any order, practice or judgment of the High Court in ascertaining or computing the prescribed period may be sufficient cause within the meaning of this section। अब ये क्या कहता है, मान लीजिए कोई भी अपीलेंट क्या एप्लीकेंट कोई मिसलेड हो गया, उसको समझ में नहीं आया किस वजह से, कोई देखिए कोई ऑर्डर पास किया गया कि कोई जजमेंट पास करती है हाई कोर्ट, और उससे ये इसको समझ में नहीं आया कि क्या प्रिस्क्राइब पीरियड बेसिकली होना चाहिए, तो वो भी हो सकता है मे बी सफिशिएंट कॉज बन जाए विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। मे वर्ड यूज़ किया गया तो हो भी सकता है वो सफिशिएंट कॉज बने कि नहीं भी बने। ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सेक्शन 5 इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल कंटेन इन सेक्शन 3। अब सेक्शन 5 बेसिकली एक एक्सेप्शन हो गया सेक्शन 3 का। सेक्शन 3 बात करते हैं बार ऑफ लिमिटेशन। इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रखा है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं इसकी डिटेल और सेक्शन 3 की। आगे देखिए, प्लस सेक्शन 5 डज नॉट अप्लाई टू सूट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। सेक्शन 5 सूट्स पर एप्लीकेबल नहीं होता है, दैट इज टू द ओरिजिनल कॉज ऑफ एक्शन, एंड इट ऑल्सो डज नॉट अप्लाई टू एक्सिक्यूशन एप्लीकेशन। वही बात हो गई, एक तो सूट्स पर एप्लीकेबल नहीं होता और आपके ऑर्डर 21 ऑफ द CPC पर भी एप्लीकेबल नहीं होता। बट मेन इसमें यही आपका सूट्स पर एप्लीकेबल नहीं होता सेक्शन 5, क्योंकि जो सेक्शन 3 है और सेक्शन 4 है जो हमने अब तक कवर कर चुका है, वो तीनों चीज़ों पर एप्लीकेबल होता है, सूट्स, अपील और एप्लीकेशन। सेक्शन 5 सूट्स पर एप्लीकेबल नहीं होता है। बट अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है, ये वाई यार सेक्शन 5 ये सूट्स पर एप्लीकेबल क्यों नहीं होता, क्यों इसका रीज़न इसके साथ ऐसा क्यों करा गया है। आपने अपील पर भी कर दिया और आपके एप्लीकेशन पर भी कर दिया, वाई हमने सूट्स के साथ ऐसे क्यों छोड़ दिया, नाइंसाफ़ी ऐसे क्यों कर रखी है, इसका भी हम रीज़न जानते हैं। देखिए, The reason is that the period prescribed for most of the suit extends from 3 to 12 years। जो कि देखिए सूट का टाइम दे रखा है शेड्यूल में, वो 3 से लेकर 12 साल तक दे रखा है, जिसका मतलब बहुत एक लॉन्ग टाइम दे रखा है जिसमें कोई भी पर्सन आपका सूट फाइल कर सकता है। देखिए और आगे की लाइन, while the period prescribed for appeals and application mentioned in this section do not exceed 6 months। देखिए आपका जो अपील्स है और एप्लीकेशन का टाइम पीरियड शेड्यूल में 6 महीने ज़्यादा दे ही नहीं रखा है किसी में भी।
लाइक 30 डेज़ का हो सकता है, 60 डेज, 90 डेज एक्सेट्रा, किसी का भी हो सकता है। सो कोई हमें थोड़ी रिलीफ तो देनी चाहिए अपील्स और एप्लीकेशन को, जो हमने दी भी। देखिए आगे लाइन, सम कंसेशन हैज देयरफॉर, सम कंसेशन हैज देयरफॉर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 अप्लाई टू कोर्ट्स ओनली। जो आपका सेक्शन 5 खाली कोर्ट्स पर एप्लीकेबल होता है, और जो इसमें अपील्स और एप्लीकेशन के बारे में बात की गई है वो आपके ट्रिब्यूनल्स और अदर अथॉरिटीज़ पर एप्लीकेबल नहीं होती। सो हमें पता चलता है सेक्शन 5 खाली कोर्ट्स पर एप्लीकेबल होता है और ना कि ट्रिब्यूनल्स और अदर अथॉरिटीज़ पर। आगे एक लाइन देखिए, बट रेलिवेंट स्टैट्यूट में कन्फर पावर अपॉन ट्रिब्यूनल टू कंडोन द डिले। इसका मतलब पता चलता है जब आपका कोई, मान लीजिए कोई रेलिवेंट स्टैट्यूट बोल देता है कि आपका ये सेक्शन 5 एप्लीकेबल होना चाहिए, तो वो वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। लाइक ये इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल पर एप्लीकेबल होता है सेक्शन 5। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेक्शन 5 ऑल्सो नोन एज कंडोनेशन ऑफ डिले। सो इसका मतलब ये होता है, सेक्शन 5 को हम कंडोनेशन ऑफ डिले के भी हम नाम से हम जानते हैं। सो हमारे सेक्शन 5 के दो नाम हो गए, एक हो गया आपका एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस, दूसरा नाम हो गया कंडोनेशन ऑफ डिले। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेक्शन 5 is attracted to appeals filed under the CRPC in view of the fact that the said code did not specifically exclude the operation of section 5 of the Limitation Act। बेसिकली ये आपका सेक्शन 5 CRPC पर भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि जो आपका CRPC कोड है उसमें वहाँ पर कहीं भी नहीं बताया कि आपका सेक्शन 5 एप्लीकेबल नहीं हो सकता। सो हमें पता चलता है सेक्शन 5 CRPC पर भी एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू रिकॉर्ड द रीजंस फॉर एक्सटेंडिंग द टाइम अंडर सेक्शन 5। बेसिकली ये दे रखा है, इसमें ड्यूटी है, कोर्ट के पास ड्यूटी दे दी है जो आपके वो रीजन रिकॉर्ड करे क्यों उसने टाइम पीरियड बढ़ा दिया अंडर सेक्शन। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस लॉ देखते हैं, एन बालकृष्णन वर्सेस एम कृष्णन मूर्ति AIN 1998 SC 3222। इस केस में हम देखते हैं क्या हुआ था। इन दिस केस द कोर्ट ऑब्जर्व दैट कंडोनेशन ऑफ डिले इज अ मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। बेसिकली जो आपका कंडोनेशन ऑफ डिले वो एक डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट पर, वो उसको एक्सेप्ट करे कि नहीं करे। सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डज नॉट से दैट सच डिस्क्रिप्शन कैन बी एक्सरसाइज ओनली इफ द डिले इज विद इन सर्टेन लिमिट। बेसिकली सेक्शन 5 ऐसा कुछ नहीं बोलता है, जब कोई ये डिस्क्रिप्शन किया जाना है आपको उसको हम एक्सेप्ट करें डिले को कि नहीं करें, वो आपका कुछ एक सर्टेन लिमिट के अंडर होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बताता सेक्शन 5। द लेंथ इज नो मैटर, लेंथ का कोई मैटर ही नहीं। मान लो 500 दिन बाद करें, 600 दिन बाद करें, 1000 दिन बाद करें, ऐसा कोई मैटर नहीं है लेंथ का। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द एक्सप्लेनेशन इज द ओनली क्राइटेरिया। क्या आपने एक्सप्लेन करा, आपने ऐसा क्यों, हमने ऐसे डिले हुई, क्या आपने ऐसा सफिशिएंट कॉस्ट बताया कोर्ट को, वो मेन चीज़ है। आपका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट मेन है। देखिए आगे की लाइन, द कोर्ट हैज़ टू टेक इनटू अकाउंट वेदर देयर इज एक्सेप्टेबल और प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन एज सफिशिएंट कॉस्ट। क्या हम एक्सेप्टेबल, हम वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं जब आपको एक्सप्लेनेशन दी है कि नहीं, जब एक सफिशिएंट कॉस्ट के लिए। आगे की लाइन देखिए, समटाइम्स डिले ऑफ द शॉर्टेस्ट रेंज में बी अनकंडोनेबल ड्यू टू वांट ऑफ acceptable explanation, whereas in certain cases delay of a very long range can be condoned as the explanation thereof satisfactory। बेसिकली वही बता रखी, कोई शॉर्टेस्ट रेंज में भी हो सकता है वो अनकंडोन नहीं माने कोर्ट, उसको नहीं एक्सेप्ट करे, क्योंकि हो सकता है एक्सप्लेनेशन हमने ऐसे नहीं बताया हो जबकि एक सफिशिएंट कॉस्ट बना रहा हो सकता है लॉन्ग रेंज में आपने 1000 दिन बाद कर रहा हो और उसको हो सकता है आपने एक्सप्लेन बता दिया, आपने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया जिससे वो एक सफिशिएंट कॉस्ट बन रहा हो, तो हो सकता है वो एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो मेन फोकस खाली एक्सप्लेनेशन पर है, आप उसको क्या एक्सप्लेन कर रहे हो जिससे वो एक सफिशिएंट कॉस्ट बन जाता है। लेंथ का कोई मैटर नहीं है, आप 1000 दिन बाद करो कि 200 दिन बाद करो, ऐसा कोई। इसमें और भी इंपॉर्टेंट केस लॉस हैं, लाइक स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस नव भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी AIR 2005 SC 2795। एक और इंपॉर्टेंट केस लॉ है इसमें, स्टेट ऑफ यूपी थ्रो कलेक्टर बुलंदशहर एंड अदर्स वर्सेस श्रीमती श्यामा मिश्रा डेट थ्रो LRS एंड अदर्स 2013 119 RD 403 इलाहाबाद। एक और इंपॉर्टेंट केस लॉ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस सुब्रत बोरा चौक एट सेक्टर 2011 112 RD 249 SC। लास्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ इसमें PK रामचंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला AIR 1998 SC 2276। इसके लिए मैं एक आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें ये सब केस लॉ के बारे में एक आपको डिटेल मिल जाएगी, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि तो ये आपकी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ही ठीक रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिएगा, प्लीज़ शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बढ़िया से नेक्स्ट वीडियो में।